आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डिशेज आर्ट में स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 विषय भूगोल जिला चूरू का पेपर हल। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 कक्षा 12 विषय भूगोल, पूर्णांक 40 अंक, समय 3 घंटे 15 मिनट का जैसा बोर्ड में मिलता है। परीक्षार्थियों के सामान्य निर्देश: सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये निर्देश बोर्ड में भी इसी तरह के रहेंगे। भाग ए, पार्ट ए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन है कुमारी एलन सैंपल का। तो सही उत्तर का ब, कुमारी एलन सैंपल। अंग्रेज जननांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में रहती है। ए, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। ब, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। स, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। द, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। सही उत्तर है द, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? ए, विशाखापट्टनम। ब, मुंबई। स, तूतीकोरन। द, हल्दिया। सही है ए, विशाखापट्टनम। सही। प्रश्न 4, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से। ए, सड़क परिवहन। सही उत्तर होगा ए, सड़क परिवहन। 5, निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक चक्रीय संसाधन है। सही उत्तर होगा द, चक्रीय संसाधन। भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में रही? 1911 से 1921। तो सही है 1911 से 1921 ब। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ITDP वर्णित है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। से इसमें सही होगा। ITDP की फुल फॉर्म समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा अंतर्भूपतन है? सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर ए। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? चावल खरीफ की, कपास खरीफ की, मक्का खरीफ की, गेहूं रबी की। सही उत्तर है द, गेहूं। आगे रिक्तस्थान, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। 10वां, विकास का अर्थ परिवर्तन से है, यहाँ का गुणात्मक। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है, सेवा, यहाँ का सेवा। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर नगर के उदाहरण हैं, यहाँ का गैरीसन या छावनी। छावनी अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर गैरीसन या छावनी नगर के उदाहरण है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 13, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? इसका उत्तर आगे स्लाइड में है। 14वां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 2 पत्तनों के नाम? इसका उत्तर भी आगे है। 15वां, ज़ूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर भी आगे स्लाइड में दिया गया है। 16वां, भारत के उच्चतम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के उच्चतम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बतानी है हमें। तो भारत के उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उत्तरात्मक प्रश्नों में भाग ब, पार्ट ब, डेयरी कृषि क्या है? डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप ही क्यों होता है? इसका उत्तर आगे दिया है। 18वां, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। इसे भी आगे हल किया गया है। 19वां, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? स्पष्ट कीजिए।
इसे भी आगे की स्लाइड में हल किया है। खनन से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 खनन नगर के नाम दीजिए, इसे भी आगे हल किया गया है। 21 सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, इसे भी आगे की स्लाइड में हल किया है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय लिखिए, इसे भी आगे की स्लाइड में हल किया गया है। 23वां बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। 24वां देश में गेहूं उत्पादित करने वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। पार्ट से निबंधात्मक प्रश्न, ये जो प्रश्न है ऊपर दिए 1.5 अंक के थे और अब ये 4 अंक के प्रश्न हैं। स्वेज नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। स्थिति आंतरिक जल मार्ग के रूप में महत्व है। अगला अथवा है साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए, विशेषताएं और महत्व है। ऊर्जा के किन्हीं 4 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विस्तार से समझाइए। तो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत 1-1 अंक का है, यानी कुल 4 अंक। इसका अथवा है भारत में लोहे खनिज का उपयोग व उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भाग 2 पार्ट डी, इसमें भी 2 प्रश्न हैं जो 4 गुणा हाफ 2-2 अंक के हैं, यह भी 2 अंक का और 28वां भी 2 अंक का। 27वां नीचे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पथों को अंकित कीजिए। लंदन, कोलकाता, कनाडा, टोक्यो। कनाडा देश का नाम है। लंदन, कोलकाता, कनाडा, टोक्यो में भरना है। 28वां दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित कीजिए। सिंहभूमि, बालाघाट, खेतड़ी, चित्रदुर्ग। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। उत्तर क्रय विक्रय कम मात्रा में हो, जो साधारणतया उपभोक्ताओं को किया गया हो, इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इसमें क्रय विक्रय कम मात्रा में और साधारण उपभोक्ताओं को किया जाता है, अर्थात उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार अधिकांशतः विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों एवं भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम लिखो। तो उत्तर में कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि। फिर देख लेते हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि। अब इनको हम मैप में भी देख लेते हैं। तो भारत के इस मैप में हम पूर्वी तट के बंदरगाह देखेंगे। यह है भारत का पूर्वी तट, ये भारत का पूर्वी तट है। देखिए ये जो ड्रॉ किया है ये भारत का पूर्वी तट है। इस पर जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट के बंदरगाह कहलाते हैं। तो सबसे पहले कोलकाता, दूसरा हल्दिया, तीसरा पारादीप, ये चौथा विशाखापट्टनम, 5वां चेन्नई। ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है। उत्तर एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। यानी ऐसी कृषि जो मानव और पशुओं की सहायता से जो पुराने समय में की जाती थी, उस तरह की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। डेयरी कृषि क्या है। इसे नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप ही क्यों किया जाता है। उत्तर दुग्ध कृषि, डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है। इस जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। अगला इसका उत्तर डेयरी कृषि कार्य नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों किए जाते हैं। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि यह क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। क्वेश्चन द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, उदाहरण दें। उत्तर जब प्राथमिक उत्पादों से विनिर्माण या प्रसंस्करण करके
नई, उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास द्वारा सूती वस्त्र बनाना, कपास से धागा तैयार करना, फिर उससे वस्त्र बनाना, लोहे से मशीनों का निर्माण, गेहूं से ब्रेड बनाना आदि कार्य। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, समझाइए। उत्तर, भारत में 2 बच्चों के परिवार को राष्ट्रीय आदर्श माना गया है, इसकी दृढ़ता से पालना कराई जाए। भारतीय संविधान में निर्धारित शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष को व्यवहारिक रूप दिया जाए। व्यवहारिक रूप अभी नहीं मिला है, इसे व्यवहारिक रूप दिया जाना जरूरी है। अगला, स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए। पढ़ी स्त्री छोटा परिवार, परिवार कल्याण सुविधाओं का देश भर में विस्तार किया जाए। 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं बंद की जाए। खनन से क्या तात्पर्य है? 2 खनन नगरों के नाम लिखो। उत्तर, धरातलीय सतह के नीचे मिलने वाले विविध प्रकार के मानव उपयोगी खनिजों को मशीनों या मानव द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन नगर खेतड़ी, रानीगंज, झरिया आदि हैं। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। उत्तर, ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास है। क्वेश्चन, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर, बस्तियों में पर्याप्त जल व बिजली की आपूर्ति करना, शौचघर, कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, पक्की सड़कें एवं आधुनिक संचार के साधनों की व्यवस्था करना, जल भराव में बसी बस्तियों को दूसरे स्थानों पर नियोजित करना। अगला क्वेश्चन, बाह्य स्त्रोतन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाह्य स्त्रोतन का अर्थ है किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना अथवा ठेके पर काम देना। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो बाह्य स्त्रोतन एक बाहरी आपूर्तिकर्ता से सामान और सेवाएं प्राप्त करने की प्रथा है, अर्थात काम का ठेका देने की प्रथा ही बाह्य स्त्रोतन कहलाती है। क्वेश्चन, देश में गेहूं उत्पादन वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर का विशाल मैदान, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बिहार शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसमें असम राज्य शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, गुजरात आदि। सुएज नहर की स्थिति व महत्व बताओ। उत्तर, सुएज नहर प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानव निर्मित जल मार्ग है। सुएज नहर मिस्र की सीमा पर स्थित है। इसका नाम सुएज नगर पर रखा गया है। यह नहर भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद से दक्षिण की ओर सुएज शहर तक 120 मील तक फैली है। यह नहर मिस्र के बड़े हिस्से को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करती है। सुएज नहर का महत्व है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर और फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। इसे यूरोप और एशिया के बीच जहाज परिचालन के लिए सुगम मार्ग बनाया गया है। इसके बन जाने के बाद अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं और सीधे उत्तरी अटलांटिक से हिंद महासागर तक जाया जा सकता है। इस जल मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी अहम माना गया है। सुएज नहर ने भारत और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी है। आगे इसे हम मैप पर देखते हैं। संसार के मैप में इसकी स्थिति ये देखिए। संसार के मैप में ये एक तरफ एशिया, इधर ये अफ्रीका, इधर ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये एशिया और इस अफ्रीका, इन दोनों के बीच में ये सुएज मार्ग है जो दिखाया गया है। ये देखो, ये लंबा मार्ग था पहले, जहाँ से भारत से लंदन को जाया जाता था। ये लंबी दूरी थी, लेकिन नहर बन जाने के बाद ये दूरी कम हो गई। इस तरह से ये शॉर्ट मार्ग बन गया और यही मार्ग पर स्थित है सुएज नहर, यहाँ इसके मध्य भाग में। इस मैप में हम देखते हैं
कि ये जो मार्ग है सुएज नहर का, इसके ऊपर की ओर ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये है लाल सागर। इन दोनों को जोड़ने वाला जो नहर का ये मार्ग है ये सुएज मार्ग है। ये बीच में है सुएज नहर, यहाँ से यहाँ तक ये सुएज नहर है। इसे एक अन्य मैप पर देखते हैं। देखो इस मैप पर यह है मेडिटेरियन सी, ये लाल सागर। तो इन दोनों के बीच में ये जो नहर है ये है सुएज नहर, जो इन दोनों को जोड़ती है। मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। ये इजिप्ट है, और इजिप्ट का ये इधर वाला सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप को अलग करती है सुएज नहर। इस अन्य चित्र में ये देखते हैं, ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और ये ऊपर वेस्ट है। तो इधर के पोर्ट शहीद है, ये पोर्ट शहीद से लेकर के ये इधर पोर्ट सुएज तक फैली है। तो नॉर्थ में इसके है पोर्ट शहीद और साउथ में है पोर्ट सुएज। ये प्राय पूछते हैं कि इनके दो पोर्ट के नाम बताओ। नॉर्थ में कौन सा पोर्ट है? पोर्ट शहीद, और साउथ में जो पोर्ट है वह है पोर्ट सुएज। तो ये मैप में पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसे मैप में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन, पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता व महत्व बताओ। महत्व बताना है। उत्तर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यानी पार साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इस मार्ग ने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ा है। इस रेल मार्ग को दक्षिण में जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है। महत्व, ये मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चित्ता और खबरोवस्क, व्लादिवोस्टोक आदि नगरों को जोड़ता है। इस मार्ग के खुल जाने से कभी अपेक्षित तथा अत्यंत पिछड़ा हुआ पूर्वी साइबेरिया, जिसे काला पानी कहा जाता था, आज प्राकृतिक संपदाओं का खजाना माना जा रहा है। इस मार्ग के कारण ही मध्य एशिया और साइबेरिया के पशु, वन, मिट्टी, खनिज, जल एवं कृषि संपत्ति का दोहन संभव हो सका है। इस मार्ग के कारण ही मध्य एशिया और साइबेरिया के पशु, वन, मिट्टी, खनिज, जल एवं कृषि संपत्ति का दोहन संभव हो सका है। इस मार्ग पर खाद्यान्नों, कोयला, धातुओं, लकड़ी, लुगदी, समूर, चमड़ा, मक्खन व सूखा मेवा इत्यादि का परिवहन पश्चिम की ओर तथा मशीनरी और औद्योगिक उत्पाद पूर्व की तरफ भेजे जाते हैं। आगे से मैप पर देखते हैं। यहाँ पर यह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से ये मार्ग जाता है इस तरह से, इन शहरों से गुजरता हुआ ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये उत्तरी सागर के किनारे यहाँ स्थित है, जिसको यहाँ से ये जोड़ता है व्लादिवोस्टोक तक जाएगा। ये व्लादिवोस्टोक कहाँ है? प्रशांत महासागर, यानी उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये स्थान मैप पर भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को विस्तार से समझाइए, किन्हीं चार। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं जलवायु द्वारा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। पवन ऊर्जा, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा,
यानी बहते हुए जल की ऊर्जा। जल विद्युत हेतु बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक है बायोमास। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। इसके अलावा ये सबसे अधिक विविधतापूर्वक भी है। वर्तमान समय में ये ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का स्वच्छ एवं दक्ष स्रोत भी है। बायोमास नवीकरणीय है। ये पृथ्वी पर जलावन लकड़ी, कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, शहरी कचरा आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बायोमास को बॉयलर में जलाया जाता है, जिससे भाप पैदा होता है, जो बिजली पैदा करने के लिए एक टर्बो जनरेटर को चलाता है। भारत में लौह खनिज उपयोग व उत्पादन क्षेत्र बताइए। उत्तर, भारत में लौह खनिज का उपयोग लौह अयस्क कच्चा माल है, जिसका उपयोग पिग आयरन यानी ढलवां लोहा, कच्चा लोहा बनाने के लिए किया जाता है, जो इस्पात यानी स्टील बनाने के काम आता है। वास्तव में ये तर्क दिया गया है कि लौह अयस्क संभवतया तेल को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक अभिन्न अंग है। लौह अयस्क इस्पात के उत्पादन में मुख्य घटक है, जिसका उपयोग निर्माण, परिवहन, मशीनरी और विभिन्न अन्य उद्योगों में किया जाता है। टंगस्टन और मैंगनीज जैसे एडिटिव्स के साथ कार्बन स्टील जैसे मिश्र धातु स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग पुल बनाने, बिजली के तार, साइकिल की चेन, काटने के उपकरण, राइफल बैरल बनाने में किया जाता है। कच्चे लोहे में 3 से 5% कार्बन होता है। इसका उपयोग पाइप, वाल्व और पंप के लिए किया जाता है। भारत में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अवस्थित है। कर्नाटक, यहाँ बेल्लारी, होसपेट, संदूर, चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी एवं केम्मनगुड़ी की पहाड़ियों में लोहे की अनेक खदानें हैं। 2. छत्तीसगढ़, बेलाडीला, डल्ली, राजहरा यहाँ की मुख्य खदानें हैं। उड़ीसा, सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार में पहाड़ी श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला में पाया जाता है। गुरु हिमानी, बादाम पहाड़ एवं किरुबिरु मुख्य खाने हैं। 4. गोवा, यहाँ की प्रमुख खाने साकवाकलिम, केग्यूम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं वियोलिम में स्थित है। 5. झारखंड, सिंहभूमि, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। 6. महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है। 7. आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कड़पा आदि जिले में लौह अयस्क की खानें हैं। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई अड्डों को अंकित कीजिए। लंदन, कोलकाता, कनाडा, टोक्यो। इन्हें मैप में दिखाते हैं। ये है ब्रिटेन में स्थित है लंदन, यहाँ लंदन लिखेंगे हम। भारत में यहाँ है कोलकाता और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपरी भाग में यह स्थित है कनाडा कोई हवाई अड्डा नहीं, देश का नाम है, इसलिए हमने यहाँ अंकित किया है। विश्व के पूर्वी भाग में स्थित है सूर्योदय का देश जापान, और जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ स्थित है। इसे यहाँ लिख देते हैं हम टोक्यो। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित कीजिए। सिंहभूमि, बालाघाट, खेतड़ी, चित्रदुर्ग। इन्हीं मैप में पढ़ते हैं। ये झारखंड के
यहाँ स्थित है सिंह भूमि। और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है बालाघाट, यहाँ पर देते हैं हम बालाघाट। तीसरा खेतड़ी, ये राजस्थान में यहाँ स्थित है खेतड़ी। फिर चित्रदुर्ग, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में यहाँ पर स्थित है चित्रदुर्ग।